जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी मंथली करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और यहां पर जनवरी 2024 के पूरे महीने के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे यहां पर हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। मैंने यहां पे 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। यहां पर हर एक क्वेश्चन की पूरी कंप्लीट डिटेलिंग की गई है। आप हर एक पॉइंट का नोट्स बनाइएगा और पीडीएफ की चिंता ना करें, वो आपको एप्लीकेशन पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, हर महीने की हम यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स लाते हैं। अगर आपने दिसंबर महीने का मंथली करंट अफेयर्स नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। हर महीने की करंट अफेयर्स आपको वहां पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर के देखेंगे, वो अपडेटेड है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं 240 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं कंप्लीट रिवीजन क्लास भी लाता हूं, जो कि 3 तारीख को मैं लाऊंगा। 3 तारीख को मैं इसे अपलोड करूंगा और आज यहां पर मैं आपको 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मंथली करंट अफेयर्स हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए देखते सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो भारत रत्न है 2024, इससे किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, भारत रत्न 2024 से जिस व्यक्ति को सम्मानित किया गया, इनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। क्या नाम है इनका? कर्पूरी ठाकुर इनका नाम है। आप यहां पे कर्पूरी ठाकुर को देख पा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप बताएंगे कि इनका संबंध बिहार राज्य से है। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर थे और 1 बार डिप्टी सीएम थे। ये बात भी आप याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड। देखिए, बिहार के सबसे पहले गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर थे। 1967 में कर्पूरी ठाकुर जो थे, इन्होंने जब डिप्टी सीएम का पद संभाला तो जो अंग्रेजी अनिवार्य था, अंग्रेजी जो मैंडेटरी था, उसे एबॉलिश कर दिया और इसके अलावा माइनॉरिटीज के हक के लिए इन्होंने हमेशा काम किया है, बैकवर्ड क्लास के लिए हमेशा काम किया है। दोस्तों, भारत रत्न की बात आई है तो मैं आपको भारत रत्न से संबंधित सारी चीजें समझाता हूं। देखिए, भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई है। ये विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, जनसेवा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उस व्यक्ति को यहां पे भारत रत्न दिया जाता है। क्लियर है? अब देखिए, भारत रत्न को अगर आप देखें तो आप यहां पर देख रहे हैं भारत रत्न को, तो ये जो अलंकरण है ये कांस्य धातु का बना हुआ है। इसका ये मतलब है ये ब्रॉन्ज मेटल का बना हुआ है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेटल का ये बना हुआ है। अब आइए इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। तो जब आप इसका मुख्य भाग देखेंगे, पहला हिस्सा देखेंगे, तो आपको यहाँ पे सूर्य देखने को मिलेगा और उसके ठीक नीचे भारत रत्न लिखा हुआ है, ठीक है, और भारत रत्न लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, इसके जो पीछे वाला भाग है इसमें राष्ट्रीय चिन्ह देखने को मिल रहा है और इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने आपको पूरी कंप्लीट डिटेल्स बता दी, ठीक है। और ये जो सूर्य बना हुआ है ये प्लैटिनम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? प्लैटिनम का बना हुआ है। आइए बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में 69 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों, 2024 में फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म, मेरी पर्सनल बेस्ट फिल्म आपकी भी होगी, 12th फेल। अगर आपने अब तक इस मूवी को नहीं देखा तो आप जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा कि स्टूडेंट का संघर्ष क्या होता है और एक संघर्ष से सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। आप इस मूवी को जरूर देखिएगा, 12th फेल मूवी को। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि ये जो आयोजन था फिल्म फेयर का, ये कहां पे हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है 27 से 28 जनवरी 2024 में। अब इसकी शुरुआत कब से हुई ये भी पूछा जा सकता है। तो 1954 में इसकी शुरुआत की गई है, इसे आप लिखिएगा, नोट कीजिएगा। अब आइए जानते हैं कौन कौन यहां पे विनर्स बना। तो जो सबसे बेस्ट फिल्म थी वो थी 12th फेल। सबसे बेस्ट डायरेक्टर थे विधु विनोद चोपड़ा, जो कि 12th फेल के डायरेक्टर हैं। सबसे बेस्ट स्क्रीन प्ले 12th फेल को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है रॉकी एंड रानीज लव स्टोरी के लिए। बेस्ट एक्टर है रणबीर कपूर फिल्म एनिमल के लिए। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर है शिल्पा राव और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर है भूपेंद्र बब्बल। दोस्तों, अगर आप इसका कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पूरा इसका जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो कराया है। आप जाइएगा, आप डिटेल वीडियो देखिएगा, ये आपको हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 हाल ही में खत्म हुआ, जो कि जनवरी महीने में होता है, और इसे जीता है यानिक सिनर ने जीता है। किसने जीता है? यानिक सिनर। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यानिक सिनर किस देश से बिलोंग करते हैं? तो इटली से बिलोंग करते हैं। रोहन बोपन्ना भारतीय हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, डेनियल मेदवेदेव रशिया के हैं। तो इन देशों के इनके जो खिलाड़ी हैं किस देश से बिलोंग करते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इटली के खिलाड़ी को, यानिक सिनर को। दोस्तों, आपको हमारी क्लास की एक विशेषता देखने को मिलेगी, हर कुछ आपको इमेज से संबंधित सारी जानकारी देखने को मिलेगी। आपको यहां पर आपके दिमाग में हम ग्राफिक्स के मेथड से सेव कराते हैं, ये जो भी हम वो सारे ट्रिक्स यूज करते हैं ताकि आपको हर चीज क्लास में याद हो जाए। तो इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी आप यानिक सिनर को देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने किसको हराया? तो रूस के डेनियल मेदवेदेव हैं, उनको हराया है और पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। इटली के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को अपने नाम किया है। दोस्तों, यहां पे आर्याना सबलेंका को आप देख रहे हैं, ये कौन है? तो देखिए, वीमेन सिंगल्स में यानी महिला इवेंट्स में बेलारूस की आर्याना सबलेंका, जिन्होंने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है। देखिए, 2023 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था उसे किसने जीता था? इन्होंने जीता था। 2024 का भी किसने जीता है? इन्होंने ही जीता है। किसको हरा के जीता है? तो किनवेन झेंग को हरा करके जीता है, जो कि चीन की हैं। ठीक है, इनको हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन पर कब्जा किया। अब मैं आपको एक और प्रमुख खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा, यह है रोहन बोपन्ना, जो कि भारतीय हैं। तो मेंस डबल्स में इन्होंने खिताब जीता है। इनके साथी आप यहां पर देख रहे हैं, इनका नाम है मैथ्यू एब्डेन। इन दोनों ने मिलकर के मेंस डबल्स का खिताब जीता है। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल्स जीता है? तो वो है रोहन बोपन्ना। आप ये बात याद रखिएगा। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात आई है तो किस कोर्ट में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। शुरुआत इसकी 1905 में हुई है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। टाटा समूह और एयरबस के द्वारा H125 हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग कहां पर की जाएगी? दोस्तों, टाटा समूह और एयरबस मिलकर के H125 हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग बड़ोदरा में कर रहे हैं। कहां पे कर रहे हैं? बड़ोदरा में कर रहे हैं। दोस्तों, बेंगलुरु में हाल ही में क्या हुआ है? तो बेंगलुरु में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया है। चेन्नई में क्या हुआ है? तो मैंने आपको बताया था, वैश्विक समुद्र सम्मेलन कहां हुआ है? चेन्नई में हुआ है। गांधीनगर में क्या हुआ है? तो सेमिकॉन 2000 जो सम्मेलन है यहां पर हुआ। सेमिकॉन इंडिया का सम्मेलन हुआ है, एक इंटरनेशनल समिट हुआ सेमीकंडक्टर्स को लेकर के। गांधीनगर के करोल में इफ्को का यहां पर नैनो यूरिया प्लांट स्थापित हुआ, डीएपी प्लांट स्थापित हुआ है। इसके अलावा 10th नंबर का वाइब्रेंट गुजरात समिट भी गांधीनगर में हुआ है। वापस से बढ़ते वडोदरा की तरफ, जहां पे टाटा समूह एयरबस मिलकर के वडोदरा में H125 हेलीकॉप्टर की जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है। तो देखिए, फ्रांस की कंपनी है एयरबस और टाटा तो आपको पता है भारतीय कंपनी, दोनों मिलकर के भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हेलीकॉप्टर्स की। ठीक है, और एयरबस जो है ये एयरलाइन निर्माता होने के साथ साथ हेलीकॉप्टर का भी निर्माण करता है और इसका हेडक्वार्टर आपको फ्रांस में ब्लैक नेक पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्लास की पीडीएफ कहां पर मिलेगी? तो इस क्लास की पीडीएफ आपको स्टडीगर एप्लीकेशन पर मिलेगी, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स पर आप यहां पे जाएंगे तो इसकी लिंक भी पिन की गई है। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां जहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं उन सब का लिंक आपको दिया गया है। इसके अलावा जैसे ही आप ई बुक्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि हिंदी माध्यम में मंथली करंट अफेयर्स आ गया है, इंग्लिश माध्यम में मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आ गया है। आप इसे डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ भी टॉपिक वाइज पर आपको यहां पे मिल जाएगी। दोस्तों, एक बहुत बढ़िया खबर है आप लोगों के लिए। 240 क्वेश्चन का टेस्ट है पूरे जनवरी महीने का, 5 फरवरी 2024 को। टाइमिंग है 10 AM। तो आप सभी इस टेस्ट को देना मत भूलिएगा। 10 बजे हमारे एप्लीकेशन पर ये टेस्ट है 5 फरवरी 2024 को। रैंकर्स की लिस्ट जारी की जाएगी 5 फरवरी को। आप याद रखिएगा, टेस्ट है। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। चैनल पर पहली बार आए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे बेस्ट, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो जो सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है वो इंदौर और सूरत दोनों को मिलाकर के यहां पे कंबाइंड रूप से सबसे क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया 2023 के सर्वेक्षण में। अब दोस्तों ये जो पुरस्कार है कहां दिए जाते हैं? तो दिल्ली में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर आयोजन किया गया था कार्यक्रम। और किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा ये अवार्ड दिए गए। और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप पुरी, ये इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। तो इनके द्वारा यहां पे पुरस्कार का वितरण किया गया है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का जो सासवड़ है वो पहले नंबर पे, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे नंबर पे है, महाराष्ट्र का लोनावाला तीसरे नंबर पे है 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा राज्य था जो ओवरऑल क्लीननेस में सबसे बेस्ट था, तो महाराष्ट्र था। मध्य प्रदेश दूसरा था, छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला था, 3rd प्लेस मिला था। और बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर है चंडीगढ़। गंगा किनारे बसे जो साफ शहर है उनमें बनारस का नाम आता है और दूसरा नाम आता है प्रयागराज का। चलिए आइए बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? हु हैज बीन नेम्ड आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो आईसीसी ने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को चुना है। उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए विराट कोहली को चुना है। भारत के स्टार बल्लेबाज है। ये पहली बार ऐसा मौका नहीं हो रहा है कि इन्होंने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं। इसके पहले भी 2012 में, 2018 में, 2017 में ये वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जा चुके हैं। देखिए यहां पे आप ऑस्ट्रेलिया के कप्तान देख रहे हैं, इनका नाम है पैट कमिंस। तो इन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से इन्हें सम्मानित किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं जिनकी अगुवाई पर ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप जीता है। महिला वर्ग में इंग्लैंड की नेट साइवर हैं जिनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो श्रीलंका की हैं चमारी अथापत्थु। क्या नाम है? चमारी अथापत्थु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर यह रहा। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो किस तिथि को होगी या हो चुकी है? तो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है दोस्तों 22 जनवरी 2024 को की गई। और यह एक ऐतिहासिक दिन था, यह एक हिस्टोरिकल डे था जब लंबे संघर्ष के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है 22 जनवरी 2024 को। आइए अयोध्या राम मंदिर को देखते हैं। तो यह है अयोध्या राम मंदिर। वैसे तो आप सभी इस मंदिर से रूबरू हो चुके हैं, पर जिन्होंने नहीं देखा तो एक बार यहां पर आप देख लें। इसका शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को हुआ था पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम मंदिर की शैली कैसी है? तो नागर शैली है। जितने भी नर्दर्न आपको रीजन्स देखने को मिलेंगे वो नागर शैली में ही आपको देखने को मिलेंगे। नई मूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 51 फीट, 51 इंच है। और मूर्ति की चौड़ाई 3 फीट है। अच्छा, नागर शैली में क्या होता है कि कुछ नागर शैली की विशेषताएं हैं। जैसे जैसे इनका शिखर ऊपर जाता जाता है ये पतला होता जाता है। दूसरा, एक चबूतरे पर पूरा मंदिर बना होता है। तीसरा, जो सबसे ऊपर वाला ऊंचाई वाला मंडप होता है, 5 मंडपम है, यहाँ पे 5 मंडप हैं, तो उसके नीचे एक गर्भगृह होता है, जो गुफा होती है। तो ये कुछ विशेषता है, मैं आपको नागर शैली के बारे में बता चुका हूं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है कि रामलला की जो मूर्ति है इसे किसने यहाँ पे तैयार किया है? तो इनका नाम है अरुण योगी राज, जो कि कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। और इन्होंने एक ही पत्थर से इस मूर्ति को तैयार किया है, रामलला जी की मूर्ति को तैयार किया है, जो कि बाल अवस्था में 5 वर्ष के रूप में दिखाई गई है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो इनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा नाम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर यह रहा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है सिस्टी पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल। अब ये जो अवार्ड दिए जाते कब दिए जाते हैं साथियों? 23 जनवरी को दिए जाते हैं। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये पराक्रम दिवस किसकी याद पे मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की याद पे मनाया जाता है। ये 23 जनवरी को दिया गया है। डिजास्टर के क्षेत्र में, आपदा के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा काम करते हैं उन्हें दिया जाता है आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है।
क्लियर है। और जो सिस्टी पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल है किस राज्य को से बिलोंग करता है, तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। क्लियर है। तो सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत है कब से हुई है, 2019 से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें व्यक्तियों को भी पुरस्कार दिया जाता है, संगठन को भी पुरस्कार दिया जाता है जो आपदा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। अगर कोई संस्था है तो उसको 51 लाख रुपीस मिलता है, अगर कोई व्यक्ति है तो उसे 5 लाख रुपए कैश प्राइज मिलता है, और यहां पे उसको प्रमाण पत्र भी मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। तो आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, आप याद रखिएगा, सूर्य कुमार यादव को। पिछले साल भी 2022 में भी चुना गया, 2023 में भी चुना गया। मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया है, सूर्य कुमार यादव को चुना गया। लगातार 2 साल से बेस्ट टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। दोस्तों यहां पे हेली मैथ्यूज हैं जिन्हें टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया वेस्ट इंडीज की महिला कैटेगरी में। आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया है। 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 2024 में 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से पद्म 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यहां पे पद्म जो विभूषण है उसमें 5 लोगों को, पद्म भूषण में 17 लोगों को, पद्मश्री में 110 लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं। ये आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री है, भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इन सभी पुरस्कारों की शुरुआत 1954 से हुई है। इस बार 30 महिलाओं को यहां पे सम्मानित किया गया पद्म पुरस्कार से, और यहां पर 9 लोगों को यहां पे मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। देखिए, आइए जानते हैं जो 5 व्यक्ति हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, पद्म पुरस्कार का मैंने पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, पूरा डिटेल से एनालिसिस कराया है। आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट पे, वहां पर आप पूरा वीडियो देखिएगा। आइए देखते हैं किन किन को मिला है। तो वैजयंती माला बाली को मिला है, श्री कोनिडेला चिरंजीवी को मिला है, एम वेंकैया नायडू भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे 13 नंबर के, श्री बिंदेश्वर पाठक इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की है, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम कला क्षेत्र से संबंधित है। इन 5 को पद्म विभूषण दिया गया है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो पद्म विभूषण है 17 व्यक्तियों को मिला है। तो मैंने पूरे 17 व्यक्तियों के बारे में डिटेल से बताया है, वो आपको देखना पड़ेगा। यहां पर मैं आपको मंथली पढ़ा रहा हूं, केवल इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूं। तो सुश्री एम फातिमा बीबी आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जस्टिस है। अब हमारे बीच में नहीं रही, इनका निधन हो गया है। केरल से बिलोंग करती हैं, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। श्री उषा उथप को भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं, लोकप्रिय पॉप गायिका हैं, लगभग 16 भाषाओं में इन्होंने गाना गाया है। पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है, तो गुरविंदर सिंह को मिला, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते, सिरसा के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और पद्मश्री 110 लोगों को मिला है। तो मैंने इंपॉर्टेंट सब कुछ समझाया है, आप जाकर के पद्म पुरस्कार का वीडियो देखिएगा। सत्यनारायण बेलेरी केरल से बिलोंग करते हैं, कासरगोड के चावल किसान हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली। तो यहां पे सरकार ने कौन सी योजना स्टार्ट की है, यह है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। योग्य श्री योजना पश्चिम बंगाल में स्टार्ट की गई, एसटी/एससी को फ्री में शिक्षा प्रदान की जाएगी, यहां पर कोचिंग प्रदान की जाएगी। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में लॉन्च की गई है, और अबू आवास योजना झारखंड में लॉन्च की गई है। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्यों लॉन्च की गई है, ताकि 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित की जा सके। इसलिए 1 करोड़ घरों पर यहां पर क्या लगाए जाएंगे, सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। इसके मदद से क्या होगा, जो हमारे गरीब भाई हैं, जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका बिजली बिल कम आएगा, उनकी बिजली सप्लाई बढ़ेगी, और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट बन जाएगा। हाल ही में WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे अपॉइंट किया है,
who has been appointed by WHO as the regional director for the Southeast Asia। तो इनका नाम है साइमा वजीद नाम है। क्या नाम है इनका? साइमा वजीद नाम है। कौन है साइमा वजीद? तो ये बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनकी बेटी है। इनको बनाया गया एशिया क्षेत्र का यहां पर क्षेत्रीय निदेशक बनाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू की गई है? तो दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी उड़ीसा राज्य में स्टार्ट की गई है। कहां पर? उड़ीसा राज्य में स्टार्ट की गई है ब्लैक टाइगर सफारी। तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उन्होंने मयूरभंज में स्टार्ट किया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, और वहां पे दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की गई है। इसका अनावरण किया गया। देखिए आप यहाँ पे टाइगर की विशेषता आप देखिए, ये विशेष रूप से यहाँ पर पाए गए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में इनकी धारियां बहुत ही ब्लैक हैं। ये मेलेनिस्टिक टाइगर कहे जाते हैं। थाईपुसम त्योहार किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया गया? थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? तो देखिए थाईपुसम जो त्योहार है ये तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। किस समुदाय के द्वारा? तमिल समुदाय के द्वारा इसे मनाया जाता है दक्षिण भारत में। और थाईपुसम जो त्योहार है भगवान मुरुगन की पूजा से समर्पित है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर भगवान मुरुगन कौन है? अगर आप जानते तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले आप भगवान मुरुगन के दर्शन कर लीजिए। तो भगवान मुरुगन भगवान जो शिव हैं और देवी पार्वती हैं, उनके ये बेटे हैं, कार्तिकेय हैं। ठीक है। सऊदी अरब के जॉय अवार्ड 2024 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द सऊदी अरब जॉय अवार्ड 2024। तो 2024 से सऊदी अरब की जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनमें आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया। किसे? आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है जॉय अवार्ड से। आप यहां पे देख पा रहे हैं आलिया भट्ट को, जिन्हें सम्मानित किया गया है ऑनरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूपी गौरव सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यूपी गौरव सम्मान से दो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी। इन दोनों को यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए ये हैं रितु करिधल श्रीवास्तव, आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये हैं कानपुर के नवीन तिवारी। तो यहां पर बात करें तो 11 लाख रुपए ने कैश प्राइज मिलेगा और अंग वस्त्र मिला है, प्रमाण पत्र भेंट मिला है। और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, उस दिन इन्हें यहाँ पे अवॉर्डेड किया गया है। देखिए वैज्ञानिक हैं, कौन है वैज्ञानिक? रितु करिधल श्रीवास्तव, ये वैज्ञानिक है, एरोस्पेस इंजीनियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो दुनिया का पहला जो मलेरिया टीका कार्यक्रम स्टार्ट किया है उसे स्टार्ट किया कैमरून ने स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया? कैमरून ने। अन्य ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों भूटान में क्या हुआ? तो भूटान में जो आवारा कुत्ते हैं उनकी नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान है। कैप वर्डे में क्या हुआ है? WHO ने इसे मलेरिया फ्री नेशन घोषित किया है। आयरलैंड में क्या हुआ है कि पूरे शराब पर, यहां पर पूरे जो शराब की बोतल है उस पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाई जाती है। आमतौर पर आपको सिगरेट की डिब्बियों में देखने को मिलता है, पर आयरलैंड ने बोला कि देखिए अल्कोहल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और यहां पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाई गई। तो कैमरून जो है यहां पर पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया गया और दुनिया का बच्चों के लिए ये 2.5 लाख बच्चों को क्या किया जाएगा? यहां पर टीकाकरण किया जाएगा। दोस्तों मलेरिया बहुत ज्यादा जानलेवा है पूरी दुनिया में। कैमरून एक अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पर सबसे ज्यादा आपको मलेरिया की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। अब देखिए वहां पे होता क्या, जो मलेरिया होता है उसमें प्लाज्मोडियम नाम का जो आपके शरीर के अंदर प्रोटोजोआ चला जाता है और मादा एनाफ्लीज नाम की मच्छर आपको काट लेती है, जो कि मादा मच्छर होती है। उसकी वजह से आपको मलेरिया होता है और फिर आपके आरबीसी पे प्रभाव पड़ता है, आरबीसी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके लिए जो वैक्सीन है इसका नाम है मॉस्कीरिस्क, 2021 में स्वीकृत की गई थी, पहला मलेरिया टीका है। इसके अलावा एक और है मार्केट में और है R21 मैट्रिक्स M। R2M मैट्रिक्स M नाम की जो वैक्सीन है इसको भी याद रखिएगा, मलेरिया से रिलेटेड वैक्सीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया? तो मलेरिया मुक्त देश घोषित किया, मैंने इसके पहले आपको करंट अफेयर्स में बताया है। यह देश है केप वर्डे। कौन सा देश है? केप वर्डे। इसके अलावा मॉरिशस और अल्जीरिया को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है।
मालदीव्स और श्रीलंका पहले से मलेरिया फ्री हैं, लेकिन भारत नहीं है। भारत पोलियो मुक्त हुआ था 2014 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आप पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे होंगे, पूरे जोश के साथ पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप अपने सपनों के लिए पढ़ रहे हैं। बीसीसीआई के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो बीसीसीआई के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आप याद रखिएगा यहां पर किसको चुना गया है? याद रखिएगा शुभमन गिल को चुना गया है। देखिए बीसीसीआई अलग अवार्ड देता है और आईसीसी अलग अवार्ड देता है, तो बीसीसीआई ने इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द शुभमन गिल को चुना है। क्लियर है? 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। और महिला वर्ग में दीप्ति शर्मा को चुना है। और मैं आपको बता दूं दीप्ति शर्मा जो है दिसंबर मंथ की आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ भी चुनी गई हैं। इसके अलावा कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री को मिला है। इसके अलावा ये यहां पर देखें आप, यहां पर देखें फारूक इंजीनियर को भी यहां पे कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द मल्टीलिंगुअल एजुकेशन? तो बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादिनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? अनुवादिनी ऐप नाम है। बहुभाषी शिक्षा के लिए मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की लॉन्च किया गया है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में भाषा बैरियर न बने, इसलिए यहां पर जो सिलेबस कवर कराया जाएगा वो रीजनल लैंग्वेजेस में कवर कराया जाएगा। वो चाहे विद्यालय हो चाहे उच्च शिक्षा जहां पर आप प्राप्त कर रहे हैं, पूरी अध्ययन सामग्री आपको यहां पर आपकी भाषा में डिजिटल रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी अनुवादिनी ऐप की मदद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातानी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया? तो आपातानी संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से, जिसे जीआई टैग दिया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है आपातानी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए अरुणाचल प्रदेश के 12 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो अब टोटल अरुणाचल प्रदेश में 18 ऐसे प्रोडक्ट हो गए जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। आपातानी के अलावा मुनपा, आदि, गैलो, ताई खमती, निशी वस्त्र, मोनपा हैंडमेड कागज, इन सबको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा सिंगफो फलाप, आदि अपोंग, दाओ, अंग्यात बाजरा और मरुआ आपो, तो उस वहां की भाषा में लिखा हुआ है सब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दोस्तों यहाँ पे 80 जवान हैं जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्रदान किए गए हैं। तो 80 जवानों को यहाँ पे सम्मानित किया गया। देखिए 2 प्रकार के वीरता पुरस्कार भारत में प्रदान किए जाते हैं, एक शांति के समय, एक युद्ध के समय। तो युद्ध के समय जो होता है जब हमारा किसी देश के साथ युद्ध चल रहा होता है तो परमवीर चक्र, सेकंड महावीर चक्र, तीसरा वीर चक्र। और शांति के समय अशोक चक्र, दूसरा कीर्ति चक्र, तीसरा शौर्य चक्र होता है। तो दोस्तों 80 जवानों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है और यहाँ पे परम विशिष्ट सेवा पदक को जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना के जो वाइस एडमिरल हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश के त्रिपाठी, इन्हें सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना के उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सम्मानित किया गया है। मध्य सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को सम्मानित किया गया है और दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा राकेश पाल अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए गए, जो भारतीय तटरक्षक बल के यहां पर महानिदेशक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? विच हैज बिकम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द कास्ट सेंसस? तो जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। पहला राज्य कौन सा? बिहार। देखिए ओडिशा में जाति जनगणना स्टार्ट हुआ था लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन बिहार में हो चुका है और आंध्र प्रदेश में शुरू हो चुका है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने बोला है कि 2024 28 जनवरी तक ये जनगणना को पूरा कर लेंगे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इसके अलावा यहां पर 2024 19 जनवरी को विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने? हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एसएसबी का जो स्थापना हुआ है वो मैं आपको बताता हूं क्यों हुआ है। पहले जान लेते हैं कि नए महानिदेशक कौन बने। दलजीत सिंह चौधरी बने। यहां पे सेंथिल पांडियन की बात करें तो WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के अगले राजदूत होंगे। समीर कुमार सिन्हा रक्षा यहां पे महानिदेशक बने हैं। इंद्रमणि पांडे जी बिम्स्टेक में महासचिव बने हैं। तो दलजीत सिंह चौधरी की हम बात करें तो एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। आप मेरे पीछे दलजीत सिंह चौधरी को देख रहे हैं। 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, यूपी कैडर के। देखिए बात करते हैं कि एसएसबी की स्थापना क्यों हुई। तो 1962 में जब भारत और चाइना का वॉर चल रहा था तो उस समय भारत हार गया था चाइना से, और उसके बाद हमें जरूरत पड़ी कि हमारे पास एक ऐसी यूनिट हो जो हमारी सीमाओं की रक्षा करे चीन की तरफ से भी। तो 1963 में हमने एसएसबी की स्थापना की। तो एसएसबी का दो यहां पे इंपॉर्टेंट काम है, भारत भूटान की सीमा की रक्षा करना, भारत नेपाल की सीमा की रक्षा करना, जो कि पूरा जो आप यहां पर देखें, हमें भूटान से डर नहीं है, नेपाल से डर नहीं है, पर हम चाइना से क्या करते हैं, चाइना से भी डरते नहीं है, लेकिन चाइना के अगेंस्ट हमने अपनी यहां पर यूनिट लगाई है। कैलिफोर्निया यूएसए के 2 सरकारी स्कूल में किस भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया है। तो कैलिफोर्निया में 2 सरकारी स्कूल हैं। यहां पर जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में यहां पर शामिल किया गया है। वहां पे डिमांड बढ़ रही थी कि उनकी पढ़ाई जो है हिंदी में कराई जाए, इसलिए यहां पे कैलिफोर्निया में 2 सरकारी स्कूल है जहां पे पाठ्यक्रम, जहां का सिलेबस यहां पर हिंदी इंक्लूड किया गया है। क्लियर है? ओके। तो दोस्तों अभी अमेरिका से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में भारत और अमेरिका ने यहां पे फैसला किया है कि सिएटल में यहां पर नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका किस नंबर पे है? पहले नंबर पे है। और अभी भारत और अमेरिका ने फैसला किया है कि 31 MQ-9B ड्रोन के लिए समझौता किया है, जो कि फरवरी 2024 पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है? विच कंट्रीज हैव इम्पोज्ड द डेथ पेनाल्टी विद द नाइट्रोजन गैस फॉर द फर्स्ट टाइम? तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस से पहली बार अमेरिका ने यहां पर एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, इसका नाम है केनेथ स्मिथ नाम है, और ये घटना अमेरिका के अलाबामा स्टेट की है। 1988 में इसने एक हत्या की थी स्मिथ ने, और उसमें से दोषी पाया गया। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन गैस की मदद से इसे मौत की नींद सुला दी जाएगी। नाइट्रोजन गैस की बात करें तो ऐसा ये लोग कहते हैं कि इसमें व्यक्ति को दर्द नहीं होगा, एक बार में वो मर जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो तड़प तड़प के मरता है। देखिए बात करते हैं नाइट्रोजन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे दैनिक जीवन में। तो नाइट्रोजन टायर में इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन आपने सुना होगा नाइट्रोजन गैस का। ये बिजली के बल्ब में इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन एक कलरलेस है और गंधहीन है, स्वादहीन है, टेस्टलेस है, और एक प्रकार की इनर्ट गैस है। 1773 में डैनियल रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में, जो वायुमंडल में 78% आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपोसेट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एक्सपोसेट जो है, याद रखिएगा, इसरो के द्वारा, किसके द्वारा? एक्सपोसेट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया 1 जनवरी 2024 को। साल की शुरुआत में इसे लॉन्च किया गया 9:10 में। एक्सपोसेट का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। यह है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। क्या है? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट इसका नाम है, और इसे लॉन्च किया गया है PSLV C-58 की मदद से। इसकी मदद से क्या होगा, जो यूनिवर्स के जो 50 चमकीले स्रोत हैं उनकी स्टडी की जाएगी। तो एक्सपोसेट को इसरो के द्वारा और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि RRI बोलते हैं, बेंगलुरु कर्नाटक में है, इसके सहयोग से डेवलप किया गया है। डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? द डेजर्ट फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है। तो राजस्थान जो है यहां पर ऊंट महोत्सव भी अभी हाल ही में मनाया गया है, और डेजर्ट फेस्टिवल भी राजस्थान में मनाया गया। देखिए छत्तीसगढ़ में छेरछेरा महोत्सव, मध्य प्रदेश में कौन सा महोत्सव मनाया गया? मध्य प्रदेश में आप याद रखिएगा खजुराहो नृत्य महोत्सव होने वाला है। हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। तो जैसलमेर में ये 22 से लेकर 24 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा, और थीम है बैक टू द डेजर्ट। दोस्तों महोत्सव में लक्ष्मीनाथ मंदिर से जुलूस निकलेगी, और यहां पर पतंग शो होगा, बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं।
देखिए राजस्थान की बात आई तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। पंजाब, हरियाणा, एमपी, गुजरात और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा छूती है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। रणथंभौर सरिस्का मरु उद्यान केवलादेव यहाँ का इंपॉर्टेंट जो है नेशनल पार्क है। 2023 के इंपॉर्टेंट महोत्सव बात कर लेते हैं तो लेवेंडर महोत्सव और ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव भोपाल में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाई चिंगते किस देश के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं? लाई चिंगते हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो लाई चिंगते की हम बात करें तो लाई चिंगते जो है ताइवान के नए राष्ट्रपति बने। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन है? लाई चिंगते हैं। देखिए न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन है। पोलैंड के कौन है? पोलैंड के डोनाल्ड टस्क हैं। फ्रांस के हाल ही में गैब्रियल अटल प्रधानमंत्री बने। तो ताइवान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो है लाई चिंगते। यहां पर आप लाई चिंगते को देख रहे हैं तो इनकी पार्टी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी डीपीपी पार्टी, और ये प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट भी थे और इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। देखिए ताइवान कहां पे लोकेटेड है? तो ताइवान की अगर आप लोकेशन देखें तो ये चाइना है। आप यहां पर देखें तो ये ताइवान है। हमेशा चाइना और ताइवान के बीच में क्लैश चलता रहता है और अमेरिका सपोर्ट करता है ताइवान को और चाइना विरोध करता है ताइवान का। ताइवान की कैपिटल ताइपे है। न्यू ताइवान डॉलर यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर प्रभा अत्रे का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? डॉक्टर प्रभा अत्रे हैज पास्ड अवे, हु वाज शी? तो प्रभा अत्रे का निधन हुआ, ये कौन थी? ये पूछा जा सकता है। तो ये शास्त्रीय गायिका थी, क्लासिकल सिंगर थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। पुणे में इनका निधन हुआ है। ये किस घराने से आती हैं? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से बिलोंग करती हैं। शी बिलोंग्स टू द किराना घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में फिल्म निर्माता वीनू का निधन हुआ है। हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हुआ है। संगीत के सम्राट उस्ताद राशिद खान हमारे बीच में नहीं रहे। तमिल सुपरस्टार और राजनेता विजयकांत का निधन हो गया है। ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑपरेशन अमृत हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? ऑपरेशन अमृत जो है ये कहां पर स्टार्ट किया गया है? तो केरल राज्य में ऑपरेशन अमृत स्टार्ट किया गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ऑपरेशन अमृत क्यों स्टार्ट किया केरल में? तो दोस्तों केरल का जो औषधि नियंत्रण विभाग है, एंटीबायोटिक का यहां पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए ऑपरेशन अमृत यहां पे शुरू किया गया है। ठीक है, अगर आपको एंटीबायोटिक लेना है तो बिना आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाएगी, और यहां पर दी जाती है तो आप फार्मेसी यहाँ पे जानकारी भी प्रदान की जाएगी। एंटीबायोटिक्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। आपको एसिडिटी हो सकता है, आपको लूज मोशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है और किडनी फेल जैसे शॉक जैसी समस्या हो सकती है। दोस्तों बहुत सारे ऑपरेशन अभी स्टार्ट किए गए हैं। आइए एक एक करके सारे ऑपरेशन को समझते हैं। तो ऑपरेशन जो अजय है, ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में जितने हमारे भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन दोस्त, भूकंप आया था टर्की और सीरिया में तो हमने मदद पहुंचाई थी। ऑपरेशन करुणा हमने स्टार्ट किया था जब म्यांमार में चक्रवात आया था, राहत हमने पहुंचाई थी। ऑपरेशन गंगा हमने यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए स्टार्ट किया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु हमने लॉन्च किया था मालदीव से भारतीयों को वापस लाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया? तो विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा उड़ीसा राज्य में स्टार्ट किया गया। कहां पर? उड़ीसा राज्य में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है। देखिए तेलंगाना में बोनालू फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? बोनालू फेस्टिवल मनाया जाता है। और कर्नाटक में कंबाला, कौन सा? कंबाला उत्सव मनाया जाता है जिसमें भैंसों की दौड़ होती है। और राजस्थान में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव मनाया जाता है और डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है जो मैं आपको राजस्थान में बता रहा हूं। तो धनु यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है और ये 25 जनवरी तक चला है और 76 नंबर का धनु यात्रा उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है। देखिए 1947-48 में बारगढ़ में स्टार्ट हुआ था धनु यात्रा। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है
और ये महोत्सव कृष्ण लीला पर बेस्ड होता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो आपसे पूछे जा सकते हैं, एक बार उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो लुई नगाइनी महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, किचेरी महोत्सव यूपी में, हालपुनिया टूसू महोत्सव झारखंड में, उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश में, लोहड़ी त्योहार पंजाब में। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए मिलिट्री पावर में भारत किस स्थान पर है? तो मिलिट्री पावर में भारत चौथे स्थान पर है। किस स्थान पर है? मिलिट्री पावर में दुनिया का यहां पर चौथे स्थान पे भारत को स्थान दिया गया है। सबसे पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे रशिया है, तीसरे स्थान पे चाइना है, चौथे स्थान पे भारत है, पांचवें स्थान पे दक्षिण कोरिया है। सबसे निचले स्थान पे भूटान है, उसके जस्ट नीचे मोल्डोवा है। चलिए, बारामूला स्टेडियम जो कि जम्मू कश्मीर में, इसका नाम बदला गया है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? व्हाट हैज बीन रीनेम्ड बारामूला स्टेडियम दैट इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। तो देखिए जो बारामूला स्टेडियम जम्मू कश्मीर है, इसका नाम बदलकर बिपिन रावत स्टेडियम किया गया। बिपिन रावत कौन है? तो बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे। अभी वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान है जो दूसरे नंबर के सीडीएस है। वानखेड़े स्टेडियम आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में, एमए चिदम्बरम स्टेडियम आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। यहां पे जम्मू कश्मीर के आप उपराज्यपाल देख रहे हैं, इनका नाम है मनोज सिन्हा। इन्होंने उत्तर कश्मीर का जो बारामूला जगह है वहां पे जो स्टेडियम है उसका नाम बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया है। दिसंबर 2021 में जनरल बिपिन रावत जी की मृत्यु हो गई थी। उनकी जो पत्नी थी मधुलिका रावत, तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ था जिसमें इन सभी का निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, बदले हुए नामों को आइए डिस्कस करते हैं। तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी नाम चेंज हुआ, अयोध्या धाम जंक्शन हो गया है। पंजोखरा गांव जो कि हरियाणा में है, पंजोखरा साहिब होगा। फिरोजाबाद जो कि यूपी में अब चंद्रनगर के नाम से जाना जाएगा। मुगल गार्डन अब हो गया अमृत उद्यान, और अल मिन्हात ये यूएई में है, इसका नाम हिंद शहर हो गया है। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहां पर किया गया है? Where was 12th General Assembly of एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस हैज बीन हेल्ड। तो देखिए शांति के लिए जो एशियाई बौद्ध सम्मेलन है न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। अभी दोस्तों यहाँ पे जो युद्ध सम्मेलन हुआ था नासिक में हुआ। कहां पर? अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल में हुआ। गांधीनगर में हाल ही में कौन सा सम्मेलन हुआ है? ये है सेमिकॉन। याद रखिएगा, ये सारे सम्मेलन आपको मैं बार बार रिवाइज कराता रहता ताकि दिमाग में आपके बैठ जाए, छप जाए। तो न्यू दिल्ली में हुआ है एशियाई बौद्ध सम्मेलन 12वां नंबर का, जिसका उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने किया। जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, जो कि 14 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, और ये जो एशियाई बौद्ध सम्मेलन है भगवान बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है और उनकी गतिविधियों के आधार पर ही चलाया जाता है। एशियाई बौद्ध सम्मेलन की स्थापना 1970 में हुई है भारत, नेपाल और श्रीलंका के जो रिलीजियस नेता हैं उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण किसने शुरू किया है? जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण जो है किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है जोरावर लाइट टैंक का परीक्षण। आप यहाँ पे जोरावर लाइट टैंक देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है और भारतीय सेना को दे दिया जाएगा। डीआरडीओ भी बना रहा है और लार्सन एंड टर्बो दोनों मिलकर के इसे डेवलप कर रहे हैं। 59 जोरावर लाइट टैंकों के लिए यहां पर सेना के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, इसे पूरा किया जाएगा। जो जोरावर टैंक आप यहां पर देख रहे हैं, इसका लक्ष्य है 25 टन से अधिक वजन का एक हल्का टैंक डेवलप करना। प्रोजेक्ट जोरावर का यहां पे जोरावर का मकसद है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस है। दोस्तों मैं आपको बता दूं डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। समीर वी कामत वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसका काम है भारत में वेपन्स को डेवलप करना, डिजाइनिंग करना और उत्पादन करना। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा बना है? विच इज इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? तो इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? पेंच टाइगर रिजर्व। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा सर ये डार्क स्काई पार्क क्या होता है? समझाता हूं, थोड़ा धैर्य रखो, रुको जरा, सब्र करो। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कहां पर है? एमपी में है, मंडला में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? झारखंड में है। सिरोही कहां पर है? मणिपुर में है। मैंने आपको बताया था, ट्रिक्स भी बताई थी। तो जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहां पर भारत का पहला डार्क स्काई पार्क खोला गया है। महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर में आता है पेंच।
पेंच महाराष्ट्र में भी आता है और एमपी में भी आता है। तो दोस्तों अंधेरे आकाश की सुरक्षा और प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए डार्क स्काई पार्क के लिए इसे नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो यहां पर डार्क स्काई रिजर्व उसे कहा जाता है जिसके पास में एक कोई वेधशाला होती है जो कि आर्टिफिशियल लाइट को रोकने का काम करती है, इसलिए इसे डार्क स्काई रिजर्व का नाम दिया जाता है। 1977 में पेंच टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर महीने के लिए चुना गया है, आपसे पूछा जा रहा है, तो ये दीप्ति शर्मा है। आईसीसी हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है मेल्स कैटेगरी में और फीमेल्स कैटेगरी में। तो फीमेल्स कैटेगरी में दीप्ति शर्मा को चुना गया है और मेल्स कैटेगरी में पैट कमिंस को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 34 साल के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है सुमित नागल। क्या नाम है इनका? सुमित नागल इनका नाम है। ठीक है, सुमित नागल इनका नाम है। तो भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं और 35 साल के किसी ग्रैंड स्लैम में अपने ऊपर से ऐसा कोई भारतीय नहीं था जिसने हराया है, लेकिन ये पहले ऐसे भारतीय पुरुष हैं जिन्होंने कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को हराया। 27वें नंबर के खिलाड़ी हैं और ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि सुमित नागल का संबंध किस खेल से है, तो आप बताएंगे इनका संबंध टेनिस से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत कहां पे की गई है? वेयर हैज विंग्स इंडिया 2024 स्टार्टेड? तो विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत दोस्तों हैदराबाद से की गई। कहां से? 2024 में विंग्स इंडिया की शुरुआत हैदराबाद से की गई। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा सर विंग्स इंडिया होता क्या है? तो विंग्स इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा विमानन कार्यक्रम है, यानी ये लार्जेस्ट एविएशन इवेंट है। ठीक है, और इसका उद्घाटन भारत के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है और इसका जो मकसद है सहयोग और नवाचार को बढ़ाना इसका मकसद है। दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2024 नासिक में हुआ है, अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन ग्वालियर में हुआ 2023 का, मत्स्य किसान दिवस सम्मेलन महाबलीपुरम में हुआ है। असम वैभव पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो असम वैभव पुरस्कार से यहाँ पे रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया। किससे? रंजन गोगोई। तो असम का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो है असम वैभव पुरस्कार। रंजन गोगोई भारत के पहले सीजीआई रह चुके हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और इन्हें असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है, इससे इन्हें सम्मानित किया गया है। इसमें इन्हें एक प्रशस्ति पत्र मिला है, 5 लाख रुपए का कैश प्राइज भी मिला है। दोस्तों इसके अलावा असम वैभव पुरस्कार के बाद नाम आता है असम सौरभ पुरस्कार और सौरभ पुरस्कार 4 लोगों को मिला, इसमें 4 लाख रुपए कैश प्राइज मिलता है। इसमें हिमा दास शामिल हैं जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं, डॉक्टर किशन चंद्र नौरियाल जो कि कला संस्कृति से संबंधित है। तीसरा आता है असम गौरव सम्मान। तो असम वैभव के बाद सौरभ और सौरभ के बाद गौरव, 17 लोगों को असम गौरव मिला, इसमें 3 लाख रुपए कैश प्राइज मिलता है। और यहां पर नीलम दत्ता जैविक खेती से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, इन्हें असम गौरव पुरस्कार मिला है और यहां पे पूरी लिस्ट है, मैंने आपको बताया, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सबसे बेस्ट हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सबसे बेस्ट हवाई अड्डे का अवार्ड बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डा दोनों को विंग्स इंडिया अवार्ड्स के द्वारा सबसे बेस्ट हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा विस्तारा ने सबसे बेस्ट एयरलाइन का पुरस्कार जीता है। एयर इंडिया को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए यहां पर पुरस्कार दिया गया है। देखिए भारत के कुछ इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे मेजर पोर्ट से जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आइए देखते हैं। तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में। कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। डबुलिम याद रखिएगा, डबुलिम गोवा में है। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए आप 19वां जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन है ये युगांडा में आयोजित किया गया। कहां पर? युगांडा में आयोजित किया गया। देखिए भारत में अभी G20 सम्मेलन हुआ, भारत में 2023 का सम्मेलन कहां पर हुआ? G20 का भारत में ही हुआ है।
साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ इस साल 2024 में, रशिया में होगा, ठीक है। और यहां पे स्विट्जरलैंड की बात करें तो विश्व यहां पे स्वास्थ्य सभा की गई, ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य सभा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। तो युगांडा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है। तो 19 जनवरी को युगांडा के कंपाला में शुरू हुआ है और जिसका नेतृत्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। 2024 की थीम आपसे पूछी जा सकती है, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। देखिए नाम होता क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन होता क्या है, तो देखिए इसमें उन देशों को शामिल किया जाता है जो किसी भी देश के गुट के साथ नहीं मिलते, यानी जो शांति वाले देश होते हैं वो सारे लोग यहाँ पे शामिल होते हैं, जो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाते हैं। गठबंधन के खिलाफ बनाया गया था नाम, 1961 में शीत युद्ध के दौरान नाम की स्थापना हुई थी, ठीक है। हाल ही में मुनव्वर राणा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो दोस्तों मुनव्वर राणा का निधन हो गया, ये उर्दू पोएट थे, उर्दू शायर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये है मुनव्वर राणा, यूपी के रायबरेली जिले से बिलोंग करते हैं। हाल ही में फिल्म निर्माता वीनू का निधन हुआ है, हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हुआ है, संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का भी निधन हो गया है। भारत और किस देश के बीच में लिथियम अन्वेषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और यहां पर अर्जेंटीना के बीच में लिथियम को लेकर के, लिथियम के एक्सप्लोरेशन को लेकर के हस्ताक्षर हुए। देखिए लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो लैपटॉप की बैटरी है, आपका जो मोबाइल बैटरी है, जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं जिसमें बैटरी लगती है वो लिथियम से बनता है और अर्जेंटीना में लिथियम की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। तो भारत की है खनिज विदेश निगम लिमिटेड, अर्जेंटीना के साथ मिलकर 2 बिलियन रुपए की लिथियम एक्सप्लोरेशन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। तो लिथियम एक प्रकार का नॉन फेरस मेटल है और सबसे हल्का है, सबसे मुलायम मेटल है। चलिए फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? Who has been selected फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर? तो फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी चुने गए, ठीक है। लियोनेल मेसी फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी जिन्हें फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया लगातार दूसरे साल। स्पेन की हैं आइताना बोनमती जिन्हें वीमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया, आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो कि बार्सिलोना के लिए क्लब फुटबॉल खेलती हैं। सबसे बेस्ट कोच का अवार्ड पेप ग्वार्डियोला को मिला है, मैनचेस्टर सिटी के हैं पेप ग्वार्डियोला। सबसे बेस्ट फीफा गोलकीपर पुरुष में एडरसन है, मैरी इयर्स ब्राजील से हैं, ये महिला कैटेगरी में है। देखिए फीफा की जो स्थापना 1904 में हुई है, हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है और इसके अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। फीफा विश्व कप 2022 अर्जेंटीना में हुआ है, 2026 का फीफा विश्व कप होगा कनाडा और अमेरिका और जो इसके अलावा मैक्सिको। कैम आप याद रखिएगा, आप कैम याद रखिएगा, यहां पर हुआ है। वीरा राणा हाल ही में किस राज्य की मुख्य सचिव बनी है? वीरा राणा हैज बिकम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? तो वीरा राणा मध्य प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी बनी है। कहां की? एमपी की बनी है वीरा राणा मुख्य सचिव। और जो निर्मला बूच के बाद दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है वीरा राणा। 1988 बैच की आईएएस ऑफिसर है ये। देखिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में दोस्तों रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कहां पे स्टार्ट हुआ है? एमपी में स्टार्ट हुआ है। एमपी के 2 डिप्टी सीएम बने, एक जगदीश देवड़ा बने, दूसरे राजेंद्र शुक्ला बने हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? एमपी के नरेंद्र सिंह तोमर बने हैं। हाल ही में 230 सीटों पर चुनाव हुआ था और 164 सीटें जीती हैं बीजेपी ने। यूनेस्को का जो ग्वालियर शहर है उसे संगीत की नगरी घोषित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दमोह में स्थापित किया गया है और एमपी का यह 7वां टाइगर रिजर्व है, भारत का 54 नंबर का टाइगर रिजर्व है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का स्थापना कहां पर हुआ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है दोस्तों आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में स्थापित हुई है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ है। इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। 206 फीट की जमीन से इसकी ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट है 75 नंबर के एमी अवार्ड 2024 में किस सीरीज ने सबसे बेस्ट ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसका नाम है सक्सेशन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सक्सेशन।
जिसने 75 नंबर के एमी अवार्ड 2024 को जीता है। एमी अवार्ड लॉस एंजलिस यूएस में दिए जाते हैं और यहां पर जो टेलीविजन इंडस्ट्री में अच्छा काम करते हैं उनको मिलता है, ठीक है। इसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन है, बेस्ट कॉमेडी सीरीज द बियर है, लीड एक्टर कॉमेडी सीरीज जेरेमी एलन है द बियर के लिए, लीड एक्ट्रेस कॉमेडी सीरीज क्विंटा ब्रूनसन है एबॉट एलिमेंट्री के लिए। भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? भारत पार्क विल बी ओपन इन विच कंट्री? तो दोस्तों भारत पार्क जो खोला जाएगा यूएई में खोला जाएगा। कहां पर? यूएई में भारत पार्क खोला जाएगा। तो भारत सरकार जो है संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित कर रही है। इसमें क्या होगा, जो भारत की बनी हुई चीजें हैं, भारत से बनी निर्मित वस्तु हैं, वो यहां पर रखे जाएंगे, प्रदर्शित किए जाएंगे, एक शोरूम होगा। भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पार्क से जो आपसे पूछे जा सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में है, G20 पार्क न्यू दिल्ली में, शिव सृष्टि पार्क अंबेगांव पुणे में, अनुभूति समावेशी पार्क दिव्यांग पार्क नागपुर में, चाय पार्क असम में स्थापित हुआ है। फायर पार्क जो है भुवनेश्वर में, इलेक्ट्रॉनिक पार्क यूपी में, पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में, पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश में, डॉग पार्क लुधियाना में स्थापित हो रहा है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो 2024 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता ओपेनहाइमर ने जीता है। देखिए एवरीथिंग एवरीवेयर एट वंस ने 2023 का ऑस्कर पुरस्कार जीता था। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। बाफ्टा में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने यहाँ पे बेस्ट अवार्ड जीता है, बाफ्टा पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो ओपेनहाइमर ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो बेवर्ली हिल्स है वहां पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की यहां पर समारोह हुआ था और बारबी को सबसे ज्यादा 9 और ओपेनहाइमर को 8 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। तो 1944 से पुरस्कार दिए जा रहे हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय फिल्म में, टेलीविजन दोनों सेक्टर में दिया जाता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ऑस्कर जो दिया जाता है वो केवल फिल्म जगत में जो अच्छा काम करते हैं उनको दिया जाता है, सिनेमा जगत में। यहां पर बेस्ट पिक्चर ड्रामा में ओपेनहाइमर है जिसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है। सबसे बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। सबसे बेस्ट अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा के किलियन मर्फी हैं। शेख हसीना किस देश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो बांग्लादेश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना, ठीक है। और यहां पर शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन चुकी, लगातार चौथी बार बनी है, ठीक है। और ये अवामी लीग पार्टी से इनका संबंध है। 300 सीट में इन्होंने 223 सीटें प्राप्त कर ली हैं। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया जनवरी 2024 में। भारत को कौन सी रैंक मिली? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80 है। कौन सी रैंक है? भारत को 80 रैंक मिली। पिछली बार भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80 थी। अब दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स हैं, उनके द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा स्थलों को शामिल किया गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि सबसे पहला स्थान किसको मिला? तो जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, स्पेन और इटली को सबसे पहला स्थान मिला है। और यहां पर दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, दक्षिण कोरिया, स्वीडन है। यहां पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड ये थर्ड प्लेस पर है। इस इंडेक्स में भारत को उज्बेकिस्तान के साथ यहां पर 80 प्लेस मिला है। और सबसे निचले स्थान पर सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश का है? अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमजोर है। हाल ही में 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो 10वीं जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है ये गांधीनगर में, कहां पर? गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। और 10 से लेकर 14 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया। यहां पर यूएई के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट है फिलिप न्यूसी और तिमूर लेस्ते के प्रेसिडेंट जोस रामोस होर्टा इस शिखर सम्मेलन में उपस्थित रहे। यह बात याद रखिएगा। दोस्तों गुजरात से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करें तो सामूहिक सूर्य नमस्कार की कैटेगरी में गुजरात के मोढेरा में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। एक साथ मिलकर के इन्होंने यहां पर सामूहिक सूर्य नमस्कार किया है।
गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में अभी उभर रहा है। गुजरात की जो राजकीय मछली है वो घोल मछली है। और गुजरात के जो सीएम भूपेंद्र पटेल है, इन्होंने शीघ्र सूचना वेब ऐप का शुभारंभ किया है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? तो भारतीय सेना की जो पहली महिला सूबेदार बनी है वो है प्रीति रजक। देखिए, दिशा नायक जो है एयरपोर्ट की पहली महिला फायर फाइटर बनी है। दीपिका मिश्रा को वायुसेना में यहां पर पहली बार सम्मानित किया गया, मेडल सम्मानित किया गया। गीता राणा लद्दाख में पोस्टेड पहली ऑफिसर है। प्रीति रजक भारत की पहली महिला सूबेदार बनी है। आप यहां पे प्रीति रजक को देख पा रहे हैं, ये ट्रैप शूटर है, निशानेबाज है, ठीक है। और ये महिला सूबेदार कहां की हैं? मध्य प्रदेश की रहने वाली है। शेरिंग टोब्गे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो शेरिंग टोब्गे भूटान के, याद रखिएगा, भूटान के शेरिंग टोब्गे नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? जापान के प्रधानमंत्री आपसे मैं पूछूं तो आप बताएंगे ये कौन है? फूमियो किशिदा। वियतनाम के फाम मिनचिन, फाम मिनचिन, फाम मिनचिन आप याद रखिएगा। और यहां पे इंडोनेशिया के हैं जोको विडोडो, यहां के राष्ट्रपति। तो भूटान के नए प्रधानमंत्री हैं शेरिंग टोब्गे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं शेरिंग टोब्गे। 47 में 30 सीट में इन्होंने जीत हासिल की है। भूटान की हम बात करें तो भूटान की जो कैपिटल है वो थिम्पू है। और यहां पर जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के साम्राज्य के प्रमुख हैं। और नगुल टोमो भारतीय रुपया यहाँ का करेंसी है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th नंबर के एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर कौन सा बना है? विच हैज बिकम द 9th एशियन विंटर गेम मस्कट। तो 9th एशियन शीतकालीन खेलों का जो शुभंकर है बिनबिन और निनी है। बिनबिन और निनी है। जो वीर मंगई है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है। कहां पर हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हो रहा है? तमिलनाडु में हो रहा है। तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जा रहा है, इसका शुभंकर है। मोगा जो राष्ट्रीय खेल हुआ था गुजरात में, वो शुभंकर था। आपके लिए होमवर्क है, जूही किस खेल का शुभंकर बनाया गया तो आपको मुझे बताना है। तो बिनबिन और नीनी जो है 9वें एशियाई शीतकालीन खेल के शुभंकर यहां पर बनाया गया है। आप यहां पे बिनबिन और नीनी को देख रहे हैं जो कि बाघ है, ठीक है, मनमोहन बाघ है, ये आप देख पा रहे हैं। छोटे छोटे टाइगर हैं। और इसका जो आधिकारिक प्रतीक है वो है ब्रेक थ्रू। ड्रीम ऑफ विंटर और लव अमंग एशिया इसका आधिकारिक स्लोगन है। देखिए, जो एशियाई शीतकालीन खेल होगा वो चीन में होगा, हार्बिन में इसका आयोजन किया जाएगा। 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैब्रियल अटल हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? गैब्रियल अटल हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो गैब्रियल अटल जो बने हैं, देखिए आप यहां पे आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बने हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। कहां के बने हैं? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने गैब्रियल अटल। आप यहां पे देख पा रहे हैं 34 साल के गैब्रियल अटल सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। और गैब्रियल अटल जो हैं ये LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। 16वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16वें फाइनेंस कमीशन के जो यहां पर आप याद रखिएगा अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया बने हैं। कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया। तो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बनाए गए, ठीक है। और यहां पर ऋत्विक रंजनम पांडे ये कमीशन का सेक्रेटरी इन्हें बनाया गया है, ये बात याद रखिएगा। दोस्तों, इनका कार्यकाल 2025 तक होगा। अभी वर्तमान में 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयर हैं मैन है NK सिंह। देखिए, फाइनेंस कमीशन की हम बात करें तो संविधान के आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। फाइनेंस कमीशन का ये काम होता है कैसे राज्य और केंद्र के बीच में पैसों का बंटवारा हो, ठीक है, इन सब की देख सुझाव देने का काम फाइनेंस कमीशन का होता है। पहला फाइनेंस कमीशन 1951 में स्थापित हुआ था और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी। अब दोस्तों मैं आपको पूरे अध्यक्ष बता रहा हूं, चेयरमैन बता रहा हूं। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी थे। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर थे। SC आयोग के अध्यक्ष विजय सापला। भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष पहली महिला जया वर्मा सिन्हा है। और नीति आयोग के CEO है BVR सुब्रमण्यम। दोस्तों, यहां पर हमने 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया पूरा डिटेल के साथ। अब दोस्तों
मैं आपके 10 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा। मैंने आपसे कहा था मैं आपका टेस्ट लूंगा, तो आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। तो भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पर। 1954 में। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो फिल्म फेयर 2024 का जो आयोजन है गुजरात में किया गया, गांधीनगर में। ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब हुई है? 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो यहां पे पैट कमिंस को चुना गया। 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला? तो 132 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। एस अब्दुल नाजिर किस राज्य के गवर्नर हैं? आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। ताइपे किस देश की राजधानी है? ताइवान की राजधानी ताइपे है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई? 1909 में इसकी स्थापना हुई है। आज का सवाल है दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, आपको बताना ये महिला कौन है और इनके बारे में आपको 3 से 4 लाइनें लिखनी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ईयरली ई बुक है वो लॉन्च कर दिया गया है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 1 साल की ई बुक है, जिसमें आपको हिंदी माध्यम में भी इंग्लिश माध्यम में भी पूरा करंट अफेयर्स आपको प्रदान किया जा रहा है। ईयरली ई बुक लॉन्च हो गया है टॉप 500 MCQ के साथ। इसके अलावा जनवरी महीने का आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो इसका आप मंथली मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी माध्यम में भी इंग्लिश माध्यम में भी। और दोस्तों ये जो आपको स्टडीगर एप्लीकेशन है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। स्टडीगर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और जब आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो ई बुक सेक्शन में जब जाएंगे तो वहां पर आपको हर महीने की हिंदी मैगजीन, हर महीने की इंग्लिश मैगजीन आप डाउनलोड कर सकते हैं और 2023 की ईयरली ई बुक भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड PDF। दोस्तों आप याद रखना आपका टेस्ट है 5 फरवरी को 10 बजे 2023। 5 फरवरी को 240 क्वेश्चन का टेस्ट है। अभी मैं 240 क्वेश्चन का भी आप लोगों के लिए क्लास लाऊंगा और फिर मैं आपका टेस्ट भी लूंगा एप्लीकेशन पे, तो आप उस टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा। दोस्तों आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल rajaGupta_official और बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आप उनसे ज्वाइन हो सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, कमेंट बॉक्स पे दिया गया। तो दोस्तों चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और पुराने महीने के जो करंट अफेयर्स है मंथली उसे भी आप पढ़ लेना। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर महीने हम मंथली में करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं। अगला लेक्चर हमें 1 मार्च को मिलेगा पूरे फरवरी महीने का। बाय बाय।